चलिए सर, लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ कैलकुलेशंस किए थे, वर्क डन, इंटरनल एनर्जी और हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिजेक्टेड। वैसा ही एक और क्वेश्चन मुझे करके बताइए पहले। अभी फिलहाल मुझे आप लोग यकीन दिलाइए कि आप लोगों को जो चीजें कराई गई थी लास्ट क्लास में शायद वो आपको याद है। चलिए सर, मैं आपको एक फिर से एक प्रोसेस दे रहा हूँ। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। इस बारी जो मैं प्रोसेस दे रहा हूँ वो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर दे रहा हूँ। इसमें आपका जो कर्व है ये इस प्रकार से। सर, द प्रेशर एट दिस पॉइंट इज पी नॉट, द प्रेशर एट दिस पॉइंट इज 2 पी नॉट। जल्दी देखिएगा आप, यहाँ पर जो टेम्परेचर है दैट टेम्परेचर इज टी नॉट, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है दैट टेम्परेचर इज 2 टी नॉट। ठीक है, आपको बताना है फिर से यहाँ पर कि गैस, फिर से आपने से मैंने बोला कि गैस इज मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का मतलब आपको पता है कि भाई एक एटम वाली गैस है तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, दैट यू नो। आपको बताना है कि सर इसमें फिर से क्वेश्चन ये है कि क्यू रिजेक्टेड अपॉन क्यू एब्सॉर्ब, the heat rejected in the whole process to the heat absorbed is equal to what। मतलब इस पूरे पूरे प्रोसेस में आप स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ए से स्टार्ट करिए, ए से बी से सी एंड सी से ए। इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे साइकिल में व्हाट इज द नेट अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिजेक्टेड टू द नेट अमाउंट ऑफ हीट दैट इज एब्सॉर्ब। ठीक है, करिए सर, कोशिश करिए ये। मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि पहले तो आप प्रोसेस देखिए कि कौन सा प्रोसेस, मतलब कौन सा पार्ट किस प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। उस प्रोसेस का वर्क डन कैलकुलेट करिए, उस प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करिए, एंड देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ हीट। हीट यू विल गेट ऑलवेज फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कहता है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, तो आपको हीट निकालने के लिए दो चीजें चाहिए। पहले तो आपको ये चाहिए कि व्हाट इज द वर्क डन, और वर्क डन पता करने के लिए आपको प्रोसेस का पता होना चाहिए। देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वर्क डन। फिर उसके बाद इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना है वो निकालना है आपको। तो फिर आपको हीट एब्जॉर्ब या हीट रिजेक्टेड फाइनली कैलकुलेट हो पाएगा। तो करिए सर। चलिए सर, मुझे वन बाय वन आप लोग बताएंगे कि ये जो प्रोसेस ए बी कौन सा प्रोसेस है। प्रोसेसेस का नाम बता सकते हैं आप लोग मुझे कि ए से बी से सी से ए, ये कौन कौन से प्रोसेस है। प्रोसेस फ्रॉम ए टू बी, आइसोबैरिक प्रोसेस, बिल्कुल सही। ये जो प्रोसेस है ये आइसोबैरिक प्रोसेस है। आइसोबैरिक प्रोसेस क्यों है सर? क्योंकि इस केस में आपको दिखाई दे रहा है कि प्रेशर इज कांस्टेंट, तो दिस प्रोसेस इज आइसोबैरिक। इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि दिस प्रोसेस इज आइसोबैरिक। ये वाला प्रोसेस आइसोबैरिक है। फ्रॉम बी टू सी व्हाट इज दिस प्रोसेस? बी टू सी आइसोथर्मल। बहुत बढ़िया साहब, ये प्रोसेस आइसोथर्मल। एंड द लास्ट वन फ्रॉम सी टू ए, आइसोकोरिक। बिल्कुल सही, बिकॉज पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। इस प्रोसेस में सी से ए में प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो इसका मतलब है कि प्रोसेस आइसोकोरिक होगा। सर आपको कैसे पता कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है? बिकॉज ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है विद सम स्लोप, तो प्रेशर वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तभी ये पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो चलिए सर देखिए, आपको अगर वर्क डन निकालना है फ्रॉम ए टू बी, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अगर हमें लिखना है तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, बिकॉज दिस प्रोसेस इज आइसोबेरिक। तो अगर ये आइसोबेरिक प्रोसेस है तो एक बात तो क्लियर है कि सर यहाँ पर टेम्परेचर टी नॉट है,
ठीक है, यहाँ पर प्रेशर पी नॉट है, अगर इसके कोऑर्डिनेट लिखे जाए तो आप ये कह सकते हैं कि पी नॉट टी नॉट, यहाँ पर जो प्रेशर पी नॉट, टेम्परेचर विल बिकम इक्वल टू टू टी नॉट, प्रेशर पी नॉट एंड टेम्परेचर टू टी नॉट, तो पी नॉट टू टी नॉट, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये लिखेंगे टू पी नॉट टू टी नॉट, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। तो चलिए सर, आपका जो वर्क डन है फ्रॉम प्रोसेस ए टू बी, तो प्रेशर विल बी कांस्टेंट ऑफ कोर्स, और प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो वर्क डन विल बी रिटन एज इक्वल टू एन आर मल्टीप्लाइड बाय टी नॉट। कैसे सर? पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी को हम लिख सकते हैं पी डेल्टा वी को हम लिख सकते हैं एन आर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। ठीक है, तो P डेल्टा V इज इक्वल टू एन आर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस, दैट विल बी इक्वल टू टी नॉट। सिमिलरली वर्क डन फ्रॉम बी टू सी अगर हम लिखते हैं वर्क डन फ्रॉम बी टू सी, तो बी से सी आपने बोला आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस अगर आप यहाँ पर लगाते हैं तो आप लिखेंगे 2.303, तो मैं सिंपली 2.3 लिख रहा हूँ, एन आर multiplied by the temperature at which this process is being carried, that temperature is 2 T naught। ये आइसोथर्मल प्रोसेस जिस टेम्परेचर पे हो रहा है वो 2 T naught वाला टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर आपका 2 T naught है, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वैल्यू ऑफ प्रेशर टू द इनिशियल इनिशियल वैल्यू प्रेशर टू द फाइनल वैल्यू ऑफ प्रेशर। अगर प्रेशर के टर्म्स में लिखोगे और वॉल्यूम के टर्म्स में लिखते तो V2 अपॉन V1 करते, और प्रेशर के टर्म्स में लिखोगे तो P1 अपॉन P2 करोगे। तो P1 अपॉन P2 करोगे तो क्या हो जाएगा, P नॉट अपॉन टू P नॉट, और P नॉट अपॉन टू P नॉट विल नथिंग बट इक्वल टू 1/2। अब देखो हमें जो वैल्यू पता होती है लॉग की, जो हम जनरली हमें याद होती है, और याद रहे ये लॉग बेस ऑफ 10 है, तो लॉग की जो जनरल वैल्यू हमें याद होती है वो log 2 की याद होती है, 0 पर log 2 की वैल्यू याद होती रहती है हमें कि 0.301 इज द लॉग वैल्यू ऑफ log 2। तो इसको हम log 2 के टर्म्स में लाने के लिए क्या करें, 2 को ऊपर ले जाएं, तो अगर लॉग का इनवर्स करोगे ना तो माइनस साइन आ जाएगा, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ, सारा कैलकुलेशन करोगे log 2 की वैल्यू 0.30 पुट करो, सबको मल्टीप्लाई करो, तो यू विल गेट द रिजल्ट एज माइनस ऑफ 1.4 टाइम्स ऑफ एन आर मल्टीप्लाइड बाई टी नॉट। ये आपका वर्क डन फ्रॉम बी टू सी आ जाएगा। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी निकाल चुके हैं, वर्क डन फ्रॉम बी टू सी पता चल गया। वर्क डन फ्रॉम सी टू ए अगर देखेंगे आप, वर्क डन फ्रॉम सी टू ए, तो बिकॉज इट इज द आइसोकोरिक प्रोसेस दैट वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो वर्क डन फ्रॉम सी टू ए विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू 0। यहाँ से आपको ये वर्क डन की वैल्यूज आ गई। वंस यू हैव गॉट द वैल्यूज ऑफ वर्क डन, आपको अगर इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालना है फ्रॉम प्रोसेस आइसोबेरिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज फ्रॉम ए टू बी, that will be equal to what, that will be equal to F by 2 into nr multiplied by delta T। F मतलब degree of freedom, so that will be written as equal to 3 by 2 times of nr multiplied by delta T। The temperature difference final minus initial will be equal to T naught। अगर आप इंटरनल एनर्जी फ्रॉम बी टू सी देखेंगे तो बी से सी का इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना होगा, व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन गोइंग फ्रॉम बी टू सी, कौन बताएगा? बी से सी जाने में इंटरनल एनर्जी का चेंज कोई बता सकता है? व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन गोइंग फ्रॉम बी टू सी? एनीवन? ऑब्वियसली फातिमा, गुड। तो इंटरनल एनर्जी का चेंज फ्रॉम बी टू सी विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू 0, इसलिए क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि आप लिखते हैं F/2 nr डेल्टा टी, तो डेल्टा टी यहाँ पर 0 बिकॉज दिस प्रोसेस इज आइसोथर्मल। लास्ट वन, डेल्टा यू फ्रॉम सी टू ए, दैट विल बी इक्वल टू कितना, तो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 3/2 टाइम्स ऑफ nr मल्टीप्लाइड बाई टी नॉट। माइनस क्यों? क्योंकि फाइनल टेम्परेचर इज टी नॉट, इनिशियल टेम्परेचर इज 2 टी नॉट। तो ये आपको इंटरनल एनर्जी की वैल्यू भी पता चल गई। अब आप यहाँ से हीट एब्जॉर्ब, मतलब हीट एब्जॉर्ब निकालने के लिए आप पहले तो हीट निकाल सकते हैं, अब वो मैं कर नहीं रहा हूँ, वो आप कर लीजिएगा। डेल्टा क्यू ए टू बी, ठीक है, डेल्टा क्यू बी टू सी और डेल्टा क्यू सी टू ए, ये निकाल लीजिएगा। जब ये आप निकाल लीजिएगा तो इसमें आपको पता है कि भाई दो प्रोसेसेस ऐसे हैं जिसको आपने हीट दिया है, और ये जो प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें कंप्रेशन हो रहा है, इसका मतलब है कि इसमें हीट रिजेक्ट होगा। तो हीट एब्जॉर्ब्ड और हीट रिजेक्टेड, आप यहाँ से ये दोनों ऐड कर देंगे तो हीट एब्जॉर्ब्ड, और ये वाला जो हीट है दिस विल बी हीट रिजेक्टेड। तो यहाँ से आपको रेशियो मिल जाएगा हीट एब्जॉर्ब टू हीट रिजेक्टेड का। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब टू हीट रिजेक्टेड का आपको यहाँ से रेशियो मिल जाएगा। क्लियर? इरेज कर सकता हूँ, आगे बढ़ सकते हैं, क्या करें देख लीजिए, नोट करना तो नोट करिए खट से।
ठीक है सर, ये तो हो गया सर आपका ये प्रोसेस, ये आपका क्लोज पीवी डायग्राम या पीटी डायग्राम। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है ओपन पीवी डायग्राम। अगर हो ओपन पीवी डायग्राम, ओपन पीवी डायग्राम का मतलब है कि अगर आपको कोई भी एक प्रोसेस गिवन है ओपन पीवी डायग्राम, तो ओपन पीवी डायग्राम में याद रखिएगा कि एरिया अंडर पीवी कर्व गिव्स वर्क डन। दूसरा पॉइंट इस केस में याद रखिएगा साइन कन्वेंशन के लिए कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, और वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब है कि वर्क डन निगेटिव होगा। इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस वर्क डन पॉजिटिव, इफ वॉल्यूम डिक्रीजेस वर्क डन निगेटिव। ये क्यों होगा, ये आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि इंक्रीज होगा इसका मतलब है वर्क इज बीइंग डन ऑन द सिस्टम, और डिक्रीज होगा तो इसका मतलब है कि वर्क सिस्टम, सॉरी, अगर इंक्रीज होगा तो वर्क इज बीइंग डन बाय द सिस्टम, और डिक्रीज होगा वॉल्यूम तो इसका मतलब है कि आप गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, और कंप्रेस कर रहे हैं इसका मतलब है कि वर्क आप कर रहे हैं सिस्टम पर। तो जो वर्क सिस्टम पे होगा दैट विल बी नेगेटिव, और जो वर्क सिस्टम करेगा दैट विल बी पॉजिटिव। इस केस में भी याद रखिए डेल्टा यू इज इक्वल टू नथिंग बट एफ बाई टू। यहाँ पर अगर पीवी डायग्राम है तो इसको हम लिख सकते हैं P2V2 माइनस P1V1 एफ आर एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी को एन आर डेल्टा टी कैन बी रिटन एज P2V2 माइनस P1V1। सिमिलरली द लास्ट पॉइंट इज डेल्टा क्यू अभी भी कितना होगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, ये आपका पॉइंट्स है रिलेटेड टू द ओपन पीवी डायग्राम। अब जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन बोला जाए इस ओपन पीवी डायग्राम पे, आपका क्वेश्चन देखिए। तो आपको क्वेश्चन बोला गया सर मान लो कि ये आपकी ये प्रेशर, ये वर्सेस वॉल्यूम, और ये आपका कर्व गिवन। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ये कर्व गिवन है। आपसे बोला गया यहाँ पर जो प्रेशर है दैट इज इक्वल टू 2P0, यहाँ पर जो प्रेशर है लेट दैट बी इक्वल टू P0। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि द वॉल्यूम इज V0, और यहाँ पर जो वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू 2V। ठीक है, आपको यहाँ पर वॉल्यूम बोला गया 2V0। आपसे फिर से बोला जा रहा है कि गैस इज मोनो एटॉमिक, गैस इज मोनो एटॉमिक। ये आपका गैस इज गोइंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट। ठीक है, तो आपको बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा। हरी अप, यू नीड टू फाइंड अगेन द वैल्यू ऑफ डेल्टा क्यू। कितना हीट इज बीइंग गिवन टू द गैस। डेल्टा क्यू निकालिए सर। जब भी आपको हीट निकालना हो ना तो ऑलवेज रिमेंबर कि हीट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ऑफ डब्ल्यू। इज इट डन?
सर आ गया रिजल्ट? देखिए सर, वर्क डन अगर आप निकालेंगे तो वर्क डन विल बी इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। अब फिर क्या बताया मैंने कि एरिया अंडर द कर्व, एरिया का मतलब ये पूरी एरिया। ठीक है, ये जो पीवी डायग्राम के अंडर में जो भी एरिया होगी दैट विल गिव यू द वर्क डन। मतलब ये इंडिकेटर डायग्राम भी कहलाता है। ये जो ओपन पीवी डायग्राम लिखा है ना, इसको इंडिकेटेड डायग्राम भी कहते हैं। तो इंडिकेटेड डायग्राम अगर आपको गिवन हो, इंडिकेटेड डायग्राम मतलब, लेकिन याद रखिएगा कि द कर्व दैट इज ड्रॉन बिटवीन पी एंड वी, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का जो कर्व है उसी के अंडर जो एरिया होगी दैट विल बी इक्वल टू द वर्क डन। तो अगर आप वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन विल बी इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक डॉटेड लाइन, ये वाला जो है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दीज टू आर द पैरेलल साइड्स। तो हाफ इंटू टू पी नॉट प्लस ऑफ कितना, प्लस ऑफ पी नॉट मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, मल्टीप्लाइड बाय वी नॉट। तो वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी 3/2 टाइम्स ऑफ पी नॉट वी नॉट। वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी 3/2 टाइम्स ऑफ पी नॉट वी नॉट। ये आपका वर्क डन आ गया। दूसरा पॉइंट यहाँ से आप निकालिए इंटरनल एनर्जी का चेंज। इंटरनल एनर्जी का चेंज आपको क्या सीखा है? F/2। ये देखिए फॉर्मूला साफ साफ लिखा हुआ है आपके सामने। तो ये आप F क्या लिखेंगे? 3, बिकॉज इट इज मोनोएटॉमिक गैस। तो 3/2 इंटू P2V2 माइनस ऑफ P1V1। अगर आप P2V2 देखें तो P2V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो सर P2V2 की वैल्यू भी अगर आप देखें तो ट्वाइस ऑफ P0V0 है। और P1V1 की वैल्यू आप देखें, P1V1 की वैल्यू, तो जब प्रेशर 2P0 है तब वॉल्यूम V0 है, और जब प्रेशर P0 है तो वॉल्यूम 2V0 हो गया। इसका मतलब है कि दोनों में 2 आएगा। तो इंटरनल एनर्जी का चेंज यहाँ पर कितना आ रहा है? 0। इंटरनल एनर्जी का चेंज इज एक्जैक्टली इक्वल टू 0। तो इस केस में आपको हीट निकालना था, तो हीट क्या लिखेंगे आप? हीट इज इक्वल टू नथिंग बट डेल्टा यू प्लस ऑफ डब्ल्यू। तो सिंपली हीट विल बी इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ P0V0। भाई हो गया? बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट सर, एक सिंपल सा सवाल, बिल्कुल एकदम ओरल सवाल। सर एक ये प्रोसेस है, सर एक ये प्रोसेस है, सर एक ये प्रोसेस है। आपसे बोला गया सर इस प्रोसेस का नाम मान लीजिए ए, इस प्रोसेस का नाम मान लीजिए बी, और इस प्रोसेस का नाम मान लीजिए सी। इस पॉइंट कैपिटल ए से कैपिटल बी पे हम पहुंच रहे हैं, कैपिटल ए से कैपिटल बी पे। ठीक है, आपको बताना है, आपको बताना है कि सर इस प्रोसेस में मैक्सिमम हीट किस, ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का कर्व है। तो आपको बताना फाइंड आउट इन विच प्रोसेस, फाइंड आउट इन विच प्रोसेस मैक्सिमम हीट इज अब्सॉर्ब। किस प्रोसेस में सबसे ज्यादा हीट एब्सॉर्ब हो रही? in which process maximum heat is absorbed, in which process, which out of these three, small a, small b, small c, in which of these three process the maximum heat is being absorbed? ये आपका सवाल है, करिए। ओरल सवाल, जल्दी बताइए। हाँ भाई, किस प्रोसेस में आपको लगता है मैक्सिमम हीट इज बीइंग एब्सॉर्ब? एनी आइडिया? चलो मैं बताता हूँ, सुनो।
हीट एब्जॉर्ब्ड, आप लोगों को अभी बताया ना कि हीट एब्जॉर्ब्ड इज नथिंग बट डेल्टा यू प्लस ऑफ डब्ल्यू। हीट एब्जॉर्ब्ड का मतलब तो यही है, हीट एब्जॉर्ब्ड मतलब डेल्टा यू प्लस ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, डेल्टा यू प्लस ऑफ डब्ल्यू मतलब डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और डब्ल्यू क्या है, वर्क डन। अब एक बात तो ऑब्वियस है कि ए से बी पे आप जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहे हैं। आपको मैंने लास्ट वाली क्लास में भी बताया था कि आपका जो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, एंड दैट इज बेसिकली स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब ये होता है दैट सिंपली डिपेंड्स ऑन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। It is independent of the path along which you carry a system from one point to another point or from one state to another state. पाथ कौन सा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इंटरनल एनर्जी को। इंटरनल एनर्जी को फर्क पड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ किससे फर्क पड़ता है, तो इट ओनली डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है सर, तो ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है आपके इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। तो इसका मतलब तो ये एक बात क्लियर हो गई कि सर इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस ए इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस बी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी द प्रोसेस सी। ये तीनों इक्वल है बिकॉज यू आर रीचिंग टू द सेम पॉइंट अलोंग डिफरेंट पाथ्स। तो आपका इंटरनल एनर्जी का चेंज सेम होगा बिकॉज इट इज अ स्टेट फंक्शन, इट इज नॉट अ पाथ फंक्शन। अब आते हैं दूसरी बात पे कि सर वर्क डन। अब देखो इसमें दूसरी चीज क्या ऐड होगी, वर्क डन। तो वर्क डन अगर आप देखेंगे तो वर्क डन विल बी डिफरेंट इन अंडर द डिफरेंट प्रोसेस। भाई इस केस में हमने क्या बोला था, अगर कोई भी इंडिविजुअल आप प्रोसेस की बात कर लीजिए, मान लीजिए कि अगर आपने ये प्रोसेस दिया ये वाला, तो मैंने आपको क्या बोला था कि व्हेनेवर यू हैव ओपन पीवी डायग्राम या इंडिकेटर डायग्राम, तो इसका अंडर का जो एरिया होगा दैट विल गिव यू द वर्क डन। तो जिसमें जितना ज्यादा एरिया आएगा उतना ज्यादा वर्क डन होगा, सीधी बात है कि द मोर इज द एरिया मोर वुड बी द वर्क डन। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस वाले की एरिया पूरी की पूरी ये है, ये पूरी की पूरी है। अगर आप उसके नीचे वाले स्ट्रेट लाइन वाले की देखें तो ये स्ट्रेट लाइन वाले की एरिया इतनी है। और उसके बाद अगर आप इसमें से ये सी वाला पॉइंट देखें तो सी वाले की एरिया इतनी है। इसका मतलब द लीस्ट वर्क इज बीइंग डन इन द प्रोसेस गोइंग अलोंग सी। इसका मतलब है कि वर्क डन अलोंग सी is less than work done along B is less than work done along A। ठीक है, तो ये आएगा। तो जिसमें अब देखो इंटरनल एनर्जी का चेंज तीनों केस में सेम है। अब जिसका वर्क डन ज्यादा तो हम सिंपली कह सकते हैं कि उसमें हीट एनर्जी की वैल्यू ज्यादा। तो इसका मतलब है डेल्टा क्यू ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन डेल्टा क्यू ऑफ बी विल बी ग्रेटर देन डेल्टा क्यू ऑफ सी। सीधा ये आंसर है। इज इट क्लियर, डेल्टा क्यू ऑफ सी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। इंटरनल एनर्जी का चेंज तीनों प्रोसेस में सेम है बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन which only depends on the initial and the final state, so it has nothing to do with the path along which you carry out a process। हो गया भाई, आगे बढ़ जाएं। हाँ भाई शिफत कलाम, आगे बकूं। डन। तो आगे सुनिए। अब क्लोज्ड पीवी साइकिल, क्लोज्ड साइक्लिक पीवी डायग्राम। अगर आपका साइक्लिक प्रोसेस हो, क्लोज्ड साइक्लिक पीवी डायग्राम, तो इसके में क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि एरिया ऑफ द साइकिल, एरिया ऑफ द साइकिल और द साइक्लिक प्रोसेस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द वर्क डन। ठीक है, दूसरा दूसरा याद रखना है कि अगर साइकिल क्लॉकवाइज है, वर्क डन इज पॉजिटिव इफ साइकिल इज क्लॉकवाइज। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि वर्क डन इज नेगेटिव इफ साइकिल इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर साइकिल एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो वर्क डन नेगेटिव ले लीजिएगा, अगर साइकिल क्लॉकवाइज जा रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव ले लीजिएगा। क्या मतलब हुआ सर, मतलब ये हुआ, देखिए मान लीजिए कि अगर ये पीवी डायग्राम है और आपको कोई साइक्लिक प्रोसेस का शेप कुछ भी हो सकता है। अगर आपको साइक्लिक प्रोसेस ऐसे की बने ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो इस केस में अगर आप वर्क डन लिखेंगे तो दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आप जाएंगे तो क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस है तो वर्क डन कैसा लिखेंगे आप, वर्क डन लिखेंगे पॉजिटिव। ठीक है, इसी केस में अगर उल्टा हो जाए कि आपका साइकिल तो ऐसा ही रहे, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का कर्व, ये साइकिल तो ऐसा ही रहे,
बट एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, ऐसे 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 ऐसे, ये ए, यहाँ से आप ऐसे ले लो, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। ये साइकिल कैसा हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में वर्क डन विल बी नेगेटिव, सीधी सी ये बात। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस छोटा पॉइंट, सिंपल सी बात कि अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो टोटल एरिया ऑफ द साइकिल विल बी इक्वल टू द वर्क डन। पहला पॉइंट, टोटल एरिया ऑफ द साइकिल विल बी इक्वल टू द वर्क डन। दूसरा पॉइंट कि अगर आप साइकिल को क्लॉकवाइज जा रहे हो, अगर ये साइकिल क्लॉकवाइज है तो उस केस में वर्क डन विल बी पॉजिटिव, एंड इफ द साइकिल इज एंटी क्लॉकवाइज तो वर्क डन विल बी नेगेटिव। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। ओके, so let us solve few questions, hurry up। देखिए सर, आज थर्मो खत्म करना है अपने को। प्रश्न सर, प्रश्न आपसे ये बोला गया कि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, द ग्राफ इज प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का कर्व, ये ऐसा गिवन है। आपसे बोला जा रहा है कि सर यहाँ पर ये प्रेशर, ये वॉल्यूम। सर आपको इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ये P, V। यहाँ पर आपसे बोला गया कि दिस इज P, 3V, और यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि दिस इज 3P, 3V। ठीक है, द प्रोसेस इज A to B to C, the process is like this। आपसे सवाल में बोला गया कि भाई आपको निकालना क्या है, तो यू हैव टू फाइंड द वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल, और वर्क डन के साथ साथ आप, तो मैं ये कहता हूँ कि पूरा हीट भी निकाल दो, वर्क डन भी निकाल दो और डेल्टा क्यू की वैल्यू भी निकाल दो। यस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन इन दिस केस? किसी का कोई आंसर? सर मुझे वर्क डन भी चाहिए और मुझे हीट एनर्जी की वैल्यू भी चाहिए, जल्दी बताइए। Yes, Fatima, very good. The work done is simply 2 PV. And what is the amount of heat energy? Very good, Fatima. Yes, of course, वर्क डन और हीट एनर्जी की वैल्यू सेम होगी सर, सीधी बात। क्यों? क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस, जहां से आप स्टार्ट हुए हैं वहीं पे घूम के पहुंचेंगे।
साइक्लिक प्रोसेस, जहां से आप स्टार्ट हुए हैं वहीं घूम के पहुंचेंगे। तो बिकॉज वेयर फ्रॉम यू हैव स्टार्टेड यू आर रीचिंग टू द सेम पॉइंट, इसका मतलब चेंज क्या आया? कुछ नहीं आया भाई। अगर आप जहां से स्टार्ट हुए वहीं पहुंच गए तो चेंज क्या आया? कुछ नहीं आया। तो जब कोई चेंज नहीं आएगा तो इंटरनल एनर्जी का कोई चेंज नहीं होगा। तो हमेशा याद रखो साइक्लिक प्रोसेस में अगर आपको पीवी डायग्राम गिवन है और साइक्लिक प्रोसेस है तो आप जब सेम पॉइंट पे पहुंचोगे तो इंटरनल एनर्जी का कोई चेंज नहीं होगा। सीधा सा पॉइंट याद रखो, इंटरनल एनर्जी का कोई चेंज नहीं होता है इन साइक्लिक प्रोसेस। खैर, तो पहला काम हमें करना था वर्क डन निकालना। वर्क डन मैंने क्या बोला? एरिया ऑफ द साइकिल। और एरिया ऑफ द साइकिल क्या लिखेंगे आप? हाफ इंटू ये, एक्चुअली में ये P2 मैंने क्यों किया है? ये P2 नहीं है, ये P है, ये कॉम, ये प्रेशर कांस्टेंट है, ये ठीक कर लेना यार। तो खैर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो गई होगी यहाँ पर P2 के साथ। वो P2 नहीं है, वो P ही है बेटा। तो ये प्रेशर वो ऐसे लिखने में 2 बन गया मेरे से। एनीवेज, तो हाफ इंटू बेस, बेस की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो बेस की वैल्यू कितनी होगी? तो बेस एक्सिस पे क्या है? वॉल्यूम है, एंड वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 2v इंटू हाइट। हाइट की वैल्यू क्या होगी? तो हाइट की वैल्यू अगर आप देखें तो ये हाइट की वैल्यू प्रेशर देगा। प्रेशर की वैल्यू कितनी है? तो प्रेशर की वैल्यू 2p है। तो प्रेशर इज इक्वल टू 2p। तो हाइट आपको मिल गया, बेस आपको मिल गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी? तो वर्क डन की वैल्यू होगी सर 2pv। दिस इज द वर्क डन। ये वर्क डन आ गया। व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा भाई, जीरो। ठीक है, तो इसलिए हीट एब्जॉर्ब किसके बराबर होगा? हीट एब्जॉर्ब एग्जैक्टली वर्क डन के बराबर होगा। और कितना होगा? तो दैट विल बी इक्वल टू 2p। दिस इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। चलिए सर एक और करिए। इसी साइक्लिक प्रोसेस में आपसे बोला गया कि सर ये आपका प्रोसेस, ये वॉल्यूम, दिस वॉल्यूम इज इन लीटर्स, और यहाँ पर आपको प्रेशर, प्रेशर इज गिवन इन किलो पास्कल। सर आपसे ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर और यहाँ, यहाँ और यहाँ आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है। आपसे बोला गया ये 10 है, ये 30 है, और याद रखिए किलो पास्कल इसकी यूनिट है। यहाँ पर ये 30 है, यहाँ पर ये 20 है। What you are supposed to calculate is you have to find out the value of the heat being given to the system. ठीक है, या heat energy absorbed, heat energy absorbed in this cyclic process. What is the amount of heat energy? And the system is carried like this clockwise. क्लॉकवाइज ले लूं, क्लॉकवाइज इससे पहले कराया, ये एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए। ठीक है, करिए। कैसे करेंगे? अच्छा, इस बात से अभी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वॉल्यूम की एक्सिस मैंने वाई पे ले लिया है वॉल्यूम, और एक्स एक्सिस पे मैंने प्रेशर ले लिया है, तो इट विल मेक नो सच डिफरेंस। ठीक है, वॉल्यूम आप एक्स पे लें या वॉल्यूम आप वाई पे लें, उससे फर्क नहीं पड़ जाएगा सर, इट विल स्टिल बी सेम। ठीक है, कि एरिया अंडर द ग्राफ विल बी एक्जैक्टली इक्वल टू द वर्क डन। मतलब अगर इस केस में लेकिन वर्क डन निकालेंगे आप, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे? तो कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि सर इट इज अ सर्कल, और सर्कल है तो इसका एरिया लिख दें पाई आर स्क्वायर। याद रखिए कि जब भी आपको ऐसा केस गिवन हो और उसमें आपको वर्क डन निकालना हो, तो डोंट पुट पाई इनटू आर स्क्वायर, बिकॉज आर एस यहाँ पर आर एक्स एंड आर वाई जो ये है ना, ये आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो ये आपको डिस्टेंस मेजर होगा, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस मेजर होगा, दैट विल नॉट बी सेम। ऑब्वियसली इट इज नॉट सेम। यहाँ देखो ये 10 से 30 जा रहा है, तो मतलब ये जो टोटल लेंथ है दैट इज 20, और यहाँ पर अगर आप देखो तो ये 20 से 30 जा रहा है, तो दिस टोटल लेंथ इज नॉट 10, इट विल बी इक्वल टू 10। कहाँ गया? सॉरी, मैंने कुछ गलती तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल सही किया, 20 to 30। अगर मान लो इंस्टेड, अगर मान लो कि मैं आपसे ये भी कह देता कि नहीं भाई ये मान लो 10 से ही 30 होता, तब भी ये वैल्यू सेम नहीं है। मान लो फॉर इंस्टेंस एक काम करता हूँ, आप इस बात को ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर अगर इंस्टेड 20, तो वैसे भी आपको समझ में आ रहा है कि इक्वल नहीं है, मगर मैं मान लो कि अगर एक इस कंडीशन दे देता हूँ कि भाई अगर ये 10 से ही 30 होता,
सच दैट कि अभी भी 20 होता तब भी ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है. व्हाई दे आर नॉट इक्वल? बिकॉज इट इज इन किलो पास्कल, इट इज इन लीटर. लीटर की वैल्यू क्या होती है? तो लीटर जब भी लिखा होगा तो लीटर 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब. ऐसा यूनिट में कन्वर्जन जरूर करेंगे आप. तो 1 लीटर का मतलब हो गया 10⁻³ मीटर क्यूब. और किलो पास्कल लिखा हुआ है, किलो पास्कल, तो यू विल कन्वर्ट इट इनटू आल्सो इनटू एसआई सिस्टम. तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻³ पास्कल. तो ये दोनों ऑब्वियसली बात है कि दोनों सेम नहीं है. नहीं आई बात समझ में? क्या वॉल्यूम वाली एक्सिस पे जो वॉल्यूम है और जो प्रेशर वाली एक्सिस पे जो प्रेशर है, क्या वो दोनों की वैल्यूज से वैल्यूज वाइज सेम है? बिल्कुल नहीं है. सर अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम का चेंज लिखेंगे, ठीक है, या वॉल्यूम लिखेंगे, तो वॉल्यूम आप क्या लिखेंगे? वॉल्यूम आप क्या लिखेंगे? तो कोई भी वॉल्यूम अगर आप लिखेंगे तो उसमें आप 10⁻³ का फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे. समझ रहे हैं आप? तो अगर आप यहाँ पर आर एक्स और आर वाई लिखते हैं, पाई इज इक्वल टू आर एक्स मल्टीप्लाइड बाई आर वाई, अगर आपको ये लिखना है तो पाई, ये देखिए एरिया हमने क्या बोला यहाँ पर, पाई इंटू आर एक्स इंटू आर वाई लिखिए. पाई इंटू आर एक्स. आर एक्स का मतलब है कि एक्स पे जो टोटल लेंथ है उसका आधा. तो इस टोटल लेंथ का आधा अगर आप करेंगे तो 10. इस टोटल लेंथ का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो टोटल लेंथ का आधा आ जाएगा 10. ये तो 10 हो गया मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³. ठीक है, आर एक्स की वैल्यू. और आर वाई की वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो आर वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फिर इसका आधा करिए तो 10 इंटू इसको मीटर क्यूब में भी चेंज करिए तो 10⁻³ देखो क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं? नहीं आ रहे. ये 10 इंटू 10⁻³ हो गया 10⁻⁴. और इसको अगर आप लिखोगे तो ये हो गया 10⁻². ऑब्वियसली दे आर नॉट सेम. तो इसलिए इट लुक्स लाइक अ सर्कल बट यू कैन नॉट राइट द एरिया एज पाई इंटू आर स्क्वायर. याद रखो ये सर्कल जैसा दिखता है बट यू विल ट्रीट इट एज एन इलिप्स. सर्कल जैसा दिखता है ना, बट इसको आप एरिया लिखते समय क्या ट्रीट करिए? हमेशा यू ट्रीट इट एज एन एलिप्स. इससे फायदा ये होगा कि अगर सेम आएगा तो आर एक्स और आर वाई की वैल्यू सेम आ जाएगी, और सेम आ जाएगी तो स्क्वायर हो जाएगा ऑटोमेटिकली. नहीं सेम होगा तो स्क्वायर नहीं होगा. तो इसलिए आप ट्रीट इट एज एन एलिप्स. और याद रखो एरिया ऑफ द एलिप्स होता क्या है? तो एरिया ऑफ द एलिप्स यही होता है जो मैंने लिखा है, पाई इंटू आर एक्स इंटू आर वाई. अगर आर एक्स और आर वाई इक्वल हो जाए तो यही पाई आर स्क्वायर बन जाता है. आई होप मेरी बात सबको क्लियर हो गई होगी शायद. एम आई करेक्ट? इसके साथ एक माइनस साइन भी लगा दीजिए. ठीक है, माइनस साइन क्यों लगाएंगे आप? माइनस साइन लगाने का कारण बहुत ऑब्वियस है. तो माइनस साइन इसलिए लगाएंगे आप क्योंकि यहाँ पर सर आपका एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं आप. तो वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वर्क डन की वैल्यू अगर आप यहाँ से लिखेंगे तो माइनस ऑफ ये 10 इंटू 10 100 और 10 कैंसिल हो गया तो माइनस ऑफ 100 पाई. ये इतना वर्क डन होगा. इसकी यूनिट क्या होगी? जूल्स. ठीक है, तो जितना वर्क डन होगा उतना ही हीट एनर्जी सिस्टम को मिलेगी एंड दैट विल बी इक्वल टू कितना? तो माइनस ऑफ 100 पाई मल्टी जूल्स. ये आपका हीट एनर्जी. नोट करो, आगे बढ़ते हैं. डन. अगला सवाल. ये जो अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ ये नीट में शायद पूछा हुआ है जहां तक मुझे याद आ रहा है. ऐसा सवाल एक बार जेई में भी पूछा गया है बट जेई में जो सवाल पूछा गया उसमें थोड़ा टिपिकल सवाल था. वो उसमें कुछ अलग बात थी. जेई में इतना आसान नहीं पूछा गया. हाँ, डायग्राम वाइज ऐसा कुछ कुछ दिखता है बट ये इतना आसान तो जेई में नहीं पूछा गया है. जेई में सब्जेक्टिव फॉर्म में पूछा गया था और आपके नीट में ये सवाल एज इट इज शायद आया है. प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का कर्व है ये. और आपका सवाल ये कि साहब यहाँ से ऐसे ये ऐसा डमरू लाइक स्ट्रक्चर. इसमें आपसे बोला जा रहा है कि सर ये प्रोसेस है, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. ये ओ, ये ए से हम यहाँ पर बी पे चले गए, बी से सी पे चले गए, सी से डी पे चले गए. ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सेम है. यहाँ पर जो आपका वॉल्यूम है दैट इज वी नॉट. यहाँ पर जो वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू 2v0. ये ए है, ये पी नॉट, ये 2p0, ये 3p0. सर क्वेश्चन बोला गया कि आपको जो ये पूरा प्रोसेस गिवन है इसमें यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वर्क डन. वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी? अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ये ऐसे गिवन है. जेई ने जब पूछा था तो ऑब्वियस सी बात है वो करेंगे नहीं, बट मैं सिर्फ आपको
बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन ऐसा बन जाए तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा। डिफिकल्ट मतलब इन द सेंस कि थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी अगर दोनों के कोऑर्डिनेट सेम नहीं हो। मतलब ये और ये अलग अलग कोऑर्डिनेट्स हो, ग्राफ ऐसा ही हो, डायग्राम ऐसा ही हो, बट ये कोऑर्डिनेट्स इस तरह से हो कि ये ऐसे और ये ऐसे, ऐसे ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर ये सेम नहीं है तो फिर आपको इंडिविजुअली यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ वर्क डन। बट अगर सेम है तो उस केस में क्या होएगा? मुझे जल्दी से आंसर बताओ कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द वर्क डन इन दिस केस। बता सकते हो आप लोग? आसान है ये। सेम होगा मतलब मुझे टोटल वर्क डन चाहिए। आई वांट द वैल्यू ऑफ द टोटल वर्क डन इन द होल ऑफ द प्रोसेस। आयशा, मुझे टोटल वर्क डन की वैल्यू चाहिए इस पूरे प्रोसेस में। वेरी गुड मध्या, द आंसर इज ऑफ कोर्स जीरो। आंसर विल बी ऑफ कोर्स जीरो। आंसर जीरो क्यों आएगा सर? सीधी बात है सर। एरिया ऑफ द साइक्लिक प्रोसेस लेना है आपको, तो इसका एरिया लीजिए, इसका एरिया देखिए और इस वाले का एरिया देखिए। एरिया वाइज दोनों इक्वल हैं, देख लीजिए, कोऑर्डिनेट सेम है तो एरिया वाइज दोनों इक्वल हो गए। और एरिया वाइज ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ये हो गया कि वर्क डन इन बोथ द प्रोसेस इज सेम। अब यहाँ पर अगर आप साइकिल को ठीक से रीड कर पा रहे हो तो आपको दिखाई देगा कि एक एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा और एक क्लॉकवाइज दिख रहा होगा। देखो कैसे, आपका जो एओडी है, एओडी, ये साइक्लिक प्रोसेस है और ये क्लॉकवाइज है। देखिए, ए से ओ पे गए, ओ से डी पे गए और डी से ए पे गए, ओ ए डी ए। ठीक है, और ऊपर वाला देखिए, अगर आप तो ऊपर वाले को अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा सी ओ बी सी। ये अगर आप देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब है कि एक वर्क डन पॉजिटिव, एक वर्क डन पॉजिटिव और दूसरा वर्क डन निगेटिव। तो ये वाला वर्क डन आपका क्या हो गया? ये वर्क डन पॉजिटिव हो गया और ये वर्क डन उतना ही है, बट ये कैसा हो गया? निगेटिव हो गया। तो टोटल वर्क डन की वैल्यू क्या होगी? इन दोनों का सम होगी, एंड दैट टोटल वर्क डन विल बी नथिंग बट इक्वल टू जीरो। ठीक है, दैट टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू जीरो। भाई सीधा सा आंसर इसका कि टोटल वर्क डन इसमें कितना आ जाएगा? टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू जीरो। कोई दिक्कत, कोई कष्ट? आगे बढ़े। सर लिख लिया, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू जीरो, सीधा सीधा सा इसका आंसर। हाँ, अगर एरिया सेम नहीं होता तो फिर टोटल वर्क डन वुड हैव बीन नॉन जीरो, जैसा मैंने शो किया था ना आपको कि अगर एरिया सेम नहीं है तो टोटल वर्क डन जो होगा वो नॉन जीरो होगा। अगर इसी में पीवी डायग्राम ले लूं और दो अलग अलग एरिया दिखा दूं तो टोटल वर्क डन नॉन जीरो होगा भाई, सीधी बात। लेकिन अगर एरिया सेम है तो वर्क डन विल बी इक्वल टू जीरो बिकॉज वन इज क्लॉकवाइज, अनदर वन इज एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा ही एक और सवाल, एक बार और सवाल कर लो। सर अगर आपसे ये बोला गया कि ऐसा और ये ऐसा, ये आपका प्रोसेस, वी नॉट, टू वी नॉट, थ्री वी नॉट, फोर वी नॉट, इधर वॉल्यूम, इधर प्रेशर, पी नॉट, इसके सेंटर पे थ्री पी नॉट, यहाँ पर फाइव पी नॉट, यहाँ पर इसके सेंटर पे सिक्स पी नॉट, यहाँ पर ये सेवन पी नॉट। सर आपको ये साइकिल ऐसे ट्रैवर्स दिखाई दिखाई दे रहा है और ये वाला जो साइकिल है वैसा ही सेम सवाल रिपीटेड मोड, ये ऐसा दिखाई दे रहा है आपको। आपको सिंपल सी बात बतानी है कि व्हाट इज द टोटल वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन। इस पूरे प्रोसेस में आपको, पूरे इस प्रोसेस में वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वर्क डन। जल्दी, हरी अप।
आंसर बच्चों, आंसर आ गए आप लोगों के? किसी बच्चे ने आंसर भेजा है। -5 PV गलत है। -5 PV, -5 पाई PV भी गलत आ रहा है। मदिया देखो फिर से क्या गलती हो गई बच्चे। -5 पाई, ये जो आपने लिखा है PV, वो मुझे गलत सा लग रहा है। चलिए सर, मैं बताता हूँ। आप लोगों को बहुत समय लग गया, मैं बताता हूँ। एक ही बच्चे का आंसर आया भाई। पहली बात, अगर हम वर्कडन लिख रहे हैं तो वर्कडन अगर हम लिख रहे हैं तो एक बात तो क्लियर है कि ये वाला जो एरिया है ये क्लॉकवाइज है, तो दिस विल बी पॉजिटिव, और ये वाला जो एरिया दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, तो दिस विल बी नेगेटिव। सीधी बात है कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब आपको अगर वर्कडन लिखना है, पहले वाला केस ये मैं 1 मान लेता हूँ, इसको मैं 2 मान लेता हूँ। अगर इफ आई हैव टू राइट द वर्कडन इन द फर्स्ट प्रोसेस, तो यू राइट इट एज पाई इंटू इसका आर एक्स इंटू आर वाई। आर एक्स की वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो यहाँ से यहाँ देखिए कितना आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए मैंने आपको V0 2 V0, अच्छा मैंने कुछ गलती की है और मैंने डेटा ही गलत दिया है। मैंने ध्यान नहीं दिया, आप लोगों ने मुझसे पूछा भी नहीं। इस पॉइंट की वैल्यू मैंने दिया है क्या? हाँ सर, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है क्या? एक बार हाँ ना बोल भाई। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया क्या आप लोगों को? नहीं सर, तो फिर आंसर तो आ ही नहीं सकता, फिर तो गलती होगी। या तो मैं आपको ये बता दूं कि भाई 2 V0 सब सब V0 लेंथ के हैं, तो ये आप ये कह सकते हो कि 2.5 V0, या तो ये हिंट दे दूं। तो एक काम करिए, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लीजिए। माई फॉल्ट, मैंने उसका पूरा एग्जैक्ट डेटा आपको नहीं दिया, वो इसको ऐसे ले लीजिए। ठीक है, इसीलिए आपका आंसर गलत सा आ रहा होगा। वो आंसर मेरे आंसर के साथ इसलिए मैच नहीं हो रहा होगा। द आंसर दैट आई एम हैविंग विथ मी, वो आंसर के साथ इसलिए मैच नहीं हुआ क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही में पूरा कंप्लीट नहीं दिया था। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो इसलिए आप इसको क्या लेंगे, ये 3 V0 आर यहाँ का जो ये वाला है, तो दिस विल बी इक्वल टू 3 V0। तो ये आपका यहाँ से यहाँ कितना आ गया? तो ये हो गया सर, ये V0, ये 2 V0 और यहाँ पर 3 V0। ठीक है, तो 3 V0 बन जाएगा ये, जहां तक मुझे लग रहा है। कोई कष्ट? ठीक है, तो यहाँ से चलिए सर, 3 V0।
और इसका जो प्रेशर की वैल्यू आएगी वो भी कितनी आएगी, तो प्रेशर की वैल्यू गलत मत करना, यहाँ से यहाँ जाएगा प्रेशर, ये देखो ये आर वाई है, सिर्फ ये आर वाई है और ये आर एक्स है, ठीक है। तो आर वाई अगर आप इसका देखो तो आर वाई यहाँ पर पी नॉट है और यहाँ पर आगे कितना हो गया 3 पी नॉट, इसका मतलब है कि ये 2 पी नॉट होगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो गया 6 टाइम्स ऑफ पाई इंटू पी नॉट इंटू वी नॉट, मेरे हिसाब से तो ये आ रहा है, ठीक है। दूसरा वर्क डन, अगर वर्क डन 2 लिखूं, वर्क डन 2 मतलब इसका वर्क डन, तो इसका वर्क डन अगर मैं लिखूं तो यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, तो ये 2 वी नॉट से 3 वी नॉट जा रहा है, ये देखो यहाँ पर ध्यान से देखना 2 वी नॉट से 3 वी नॉट, तो 2 वी नॉट से 3 वी नॉट जाएगा तो ये वी नॉट माइनस साइन ऑफ पाई इंटू ये मेरे हिसाब से तो ये वी नॉट बनेगा, माइनस साइन ऑफ पाई इंटू वी नॉट बनेगा, कोई दिक्कत। और इसके बाद प्रेशर की अगर हम वैल्यू देखें तो प्रेशर आर वाई देखो आर वाई, तो यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर ये 5 पी नॉट है और यहाँ तक आते आते ये कितना हो गया 6 पी नॉट, तो इसका मतलब ये कितना होगा, ये आ जाएगा सर, ये आ जाएगा पी नॉट, तो इसका मतलब वर्क टू की वैल्यू कितनी होगी माइनस ऑफ 5 वी नॉट पी नॉट या पी नॉट वी नॉट जो भी है, ये वैल्यू होगी वर्क डन 2 की, ठीक है, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। तो वर्क डन नेट विल बी इक्वल टू व्हाट, नेट वर्क डन विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ पाई पी नॉट वी नॉट। ये किसी का आंसर आया था तुक्के में, बट दिस इज हाउ यू विल गेट, बिना कोऑर्डिनेट दिए ये आंसर आ गया था किसी का शायद, सर आ गया था। हाँ बोलिए सर। सर वो नीचे बोलिए सर। वाले केस में वो 2 वी नॉट होगा ना, आपने 3 वी नॉट लिखा है। कहाँ पर बेटा? सर W1 में वर्क डन जो फर्स्ट वाले का निकाला था। एक मिनट रुको, यस वी नॉट से 3 वी नॉट, सॉरी माय मिस्टेक, तभी तो कहूँ कि तुक्के में आंसर आ गया आप लोगों का। खैर तो दिस विल बी 4 पाई पी नॉट वी नॉट, तो दिस विल बी इक्वल टू 4, तो ये 3 पी नॉट 3 पाई पी नॉट वी नॉट, ये आंसर आएगा। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी दैट। भाई ये वाला देख लो, ये वाला देख लो, ये यहाँ से यहाँ तक ये देखो, ये यहाँ पर वी नॉट है और यहाँ पर ये 3 वी नॉट है, तो ये जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2 वी नॉट, दिस डिफरेंस इज इक्वल टू 2 वी नॉट। हो गया? हो गया सर। चलिए सर एक और क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेट में बदलाव, इस फॉर्मेट के भी क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिए, जितने पॉसिबल फॉर्मेट है सब सिखा रहा हूँ, इसके बाद मत छोड़ के आ जाना, ठीक है, डिटेल में सिखा रहा हूँ, इसे छोड़ के मत आ जाना, क्योंकि केटीजी और थर्मो इन दोनों से मिला के क्वेश्चन तो होगा ही होगा नीट के पेपर में, ठीक है, तो छोड़ के मत आ जाना, यही फॉर्मेट्स होते हैं जिसपे क्वेश्चन आज तक तुम्हारे बने हैं, तो इसलिए जितने भी फॉर्मेट सिखा रहा हूँ सब वो फॉर्मेट्स हैं जिसपे क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे आपको, तो इसलिए छोड़ के मत आ जाना प्लीज। ये देखिए ये आपका फिर से आपका ये एक साइक्लिक प्रोसेस, ये कुछ इस प्रकार से आपसे बोला गया यहाँ से यहाँ ऐसे जा रहे हैं अपन और यहाँ से यहाँ ऐसे जा रहे हैं अपन, ठीक है, और ये पॉइंट यहाँ से यहाँ, तो सर ये पॉइंट आपसे बोला गया ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी। अभी क्वेश्चन मैं पूरा लिखूंगा, पहले देख लीजिए डायग्राम, ये ऐसा इस एक्सिस पे प्रेशर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में और इस एक्सिस पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज इन मीटर क्यूब, ठीक है। और अच्छा हमेशा इस बात का भी ख्याल रखना है आप लोगों को, यूनिट का हमेशा अच्छे से ख्याल रखना, याद रखो आप अगर आंसर लिख रहे हो ना जूल में, तो जूल में लिखने के लिए ऑल द यूनिट शुड बी इन एसआई यूनिट्स, ठीक है, तो ये 4 और ये 2। अब आपको क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इस वाले डायग्राम में आप एक इस प्रोसेस को कैरी कर रहे हो, ठीक है, यू आर रीचिंग टू पॉइंट सी अलोंग 3 डिफरेंट पाथ, ए से बी, बी से सी, फिर ए से डी, बी से सी और ए से सी, 3 डिफरेंट पाथ है अलोंग विच यू आर रीचिंग टू द सेम पॉइंट सी। सी पे पहुंचने के लिए 3 अलग अलग रास्ते आपको दिख रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है कि इफ हीट एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग एडीसी, इफ हीट एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग एडीसी इज 6 जूल, अगर हीट एब्जॉर्ब एडीसी ड्यूरिंग 6 जूल है, तो आपको बताना है कि सर कैलकुलेट हीट एब्जॉर्ब और रिलीज जो भी होगा ड्यूरिंग एसी एंड एबीसी, ये आपका क्वेश्चन है सर। इस केस में आपको एक पाथ के अलॉन्ग आपको हीट एब्जॉर्ब दे रखा है और आपसे कह रहा है कि दूसरे जो 2 पाथ्स बच रहे हैं एसी और एबीसी, उसके अलॉन्ग अगर मैं हीट एब्जॉर्ब पूछूं तो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ हीट एब्जॉर्ब अलॉन्ग दिस पाथ्स ऑफ एसी एंड एबीसी, एसी और एबीसी के अलॉन्ग आपको हीट एब्जॉर्ब की वैल्यू बताएं, ठीक है, राइट डाउन द क्वेश्चन।
देखो जब भी आपको हीट वीट का कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाए ना, तो हीट के लिए आप हमेशा याद रखो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करना है। जब भी आपको हीट पूछा जाए तो यू हैव टू यूज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करना है आपको। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि हीट एब्जॉर्ब्ड और हीट रिलीज्ड विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ऑफ डब्ल्यू। तो दो चीजें आपको हमेशा चाहिए, व्हाट इज दैट? एक तो है आपका वर्क डन और दूसरा है आपका इंटरनल एनर्जी का चेंज। तो कोई सा भी प्रोसेस हो, यू नीड टू पैरामीटर्स, वन इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, द अनदर वन इज द वर्क डन। तो आप सीधी सीधी सी बात समझिए कि वर्क डन और इंटरनल एनर्जी का चेंज, हमें ये दो चीजें चाहिए। तो पहले तो हम वर्क डन कैलकुलेट कर लें। लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द वर्क डन। वर्क डन अगर हम देखेंगे, वर्क डन फ्रॉम ए टू डी टू सी, ए से डी, डी से सी। तो वर्क हमने क्या पढ़ा है? क्या अगर सिर्फ ये कोई भी इंडिकेटेड डायग्राम आपको गिवन है, इंडिकेटेड डायग्राम का मतलब प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का अगर डायग्राम आपको गिवन है, ग्राफ गिवन है या कर्व गिवन है, तो उसके अंदर जो एरिया होती है, दैट एरिया इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? तो जो एरिया अंडर द डायग्राम या कर्व होता है, दैट विल गिव यू द वर्क डन। अगर आप देखें तो एडीसी के अंडर जो एरिया होगा, एडीसी के अंडर, तो दिस इज द ओनली एरिया दैट इज अंडर एडीसी। एम आई करेक्ट? टेल मी यस और नो। बिकॉज डी से सी अगर आप देखेंगे तो डी से सी तो बिल्कुल वाई एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है। तो एरिया अंडर द डायग्राम या एरिया अंडर द कर्व लेंगे आप, तो क्या लेंगे आप? एडीसी के अंडर जो एरिया होगा वही इस रेक्टेंगल की जो एरिया है वही होगी। तो इस रेक्टेंगल की एरिया आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ये लेंथ हो गया 2 से 4, तो 2। और ब्रेथ हो गया सर कहां से कहां तक? तो ब्रेथ की वैल्यू अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ पर 0 है। और ये कहां तक गया है? तो 0 से 2। ये देखो, ये 0 से 2। इसका मतलब अगर इस केस में आप एरिया देखेंगे तो दैट विल बी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल व्हिच इज इक्वल टू 4 जूल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इज इट क्लियर? ठीक है। इसी तरह से वर्कडन अगर आप देखेंगे तो वर्कडन फ्रॉम ए टू सी, ए टू सी के वर्कडन का मतलब इसके अंडर का एरिया पूरा, ये पूरा पूरा एरिया, ये पूरा एरिया दिखाई दे रहा है आपको? नॉट ओनली द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, क्योंकि एसी की बात हो रही है, ये साइकिल की बात नहीं किया मैंने। मतलब अगर मैं साइकिल ए सी डी लेता, ए सी डी, तब एरिया ऑफ द साइकिल वुड हैव बीन इक्वल टू द वर्क डन। अगर मैं सिर्फ इस लाइन के अंडर में कितना वर्क डन हुआ है एसी के अंडर में, तो इसका पूरा एरिया लेना पड़ेगा। इज इट क्लियर? टेल मी यस और नो। अरे बात समझ में आई? अगर पूरी साइकिल ली जाएगी तो फिर एरिया ऑफ द साइकिल लिया जाएगा। अगर कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस देखा जाएगा तो उसके अंदर जो एरिया, पूरी एरिया ली जाएगी। अरे हाँ ना बोल, क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को? बच्चों, सर बालकों, जल्दी एडीसी बोलो। में भी तो सर एडीसी में भी तो साइकिल फॉर्म हो रही है। कहाँ साइकिल फॉर्म हो रही है? एडीसी साइकिल का मतलब इट शुड बी अ क्लोज साइकिल, राइट? ये ए, ये डी, ये सी, कहां पर साइकिल दिखा तुम्हें? इज इट क्लोज्ड बेटा? छोटी, ओके। छोटी जल्दी जल्दी समझना है, क्रैश कोर्स में चलना है अपन, है ना? तो ये साइकिलिक प्रोसेस नहीं है। साइकिल कब बनता है? जब ये कंप्लीट कर दो तो ये साइकिल होता है। और साइकिल होगा तो एरिया ऑफ द साइकिल लेना है, बट ये साइकिल नहीं है, ये पार्ट है ही नहीं, तो साइकिल क्लोज कहाँ हुई? तो इसलिए एरिया अंडर द डायग्राम। यहाँ पर एसी के अंडर में किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो सकती है कि भाई सर ये तो पूरा ट्रायंगल बन रहा है, तो फिर आप एसी में ये एरिया नीचे वाला ये पूरा क्यों कैलकुलेट कर रहे हो? सिर्फ साइकिल का निकालो। तो साइकिल का एरिया हम तब निकालते हैं जब सिर्फ साइकिल का वर्क डन पूछा जाता है। मतलब ये पूछा जाता है कि भाई एडीसी में वर्क डन, तो एडीसी में वर्क डन, तो ये पूरा साइकिल का एरिया निकालते हैं। बट एसी का वर्क पूछा जा रहा है, तो इसलिए आप सिर्फ एसी के अंडर में जो वर्क है वो निकालेंगे। ठीक है। और ये क्या लिखेंगे? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। याद करो ट्रापीजियम। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये वाली जो लेंथ है दिखाई दे रही होगी आपको, और ये वाली लेंथ, हाँ, ये जो इसके अंडर में आ रही है उसी की बात हम करेंगे। यहाँ मत चले जाना, ये लेंथ कंसीडर नहीं होगा इसमें, ठीक है? क्योंकि हम एसी के अंडर में निकाल रहे हैं। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये वाला जो लेंथ है, वो जो राइट वाला लेंथ है वो 4 है, और ये वाला लेंथ 2 है, तो 4 प्लस ऑफ 2 इंटू हाइट। हाइट का मतलब होता है दोनों पैरेलल साइड के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, तो ये है, ये सेपरेशन है दोनों पैरेलल के बीच का, तो ये 2 ने 2 को मार दिया, तो दिस इज 6 जूल ऑफ वर्क डन। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज वर्क डन फ्रॉम ए बी सी। अब ये भी अगेन इट इज नॉट अ क्लोज साइकिल, राइट? क्योंकि हम ए से बी से सी जा रहे हैं। अगर सी से ए पे वापस आते तब ये पूरा क्लोज होता। तो इसके अंडर में जो पूरी एरिया है वो निकालेंगे आप, ये पूरी एरिया। ठीक है। तो अगर इस पूरी एरिया को आप देखेंगे तो ये आपका ये पूरा लेंथ हो गया यहाँ से यहाँ तक का, दैट इज इक्वल टू 4, और ये ब्रेथ हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक का 2। तो मेरे हिसाब से ये डायरेक्टली आ गया 8 जूल। सबको समझ में आया बेटा? एरिया सबको क्लियर है? अब आपको क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन ये कहता है कि ए डी सी में जो हीट गिवन है डेल्टा क्यू ऑफ ए डी सी दैट इज इक्वल टू व्हाट? तो वो गिवन है 6 जूल। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि भाई क्यू ए डी सी का जो हीट गिवन है दैट इज 6 जूल। तो यहाँ से इंटरनल एनर्जी अगर मुझे निकालना हो कि ए डी सी का जो इंटरनल एनर्जी है ए डी सी का,
तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, तो इंटरनल एनर्जी कैन बी सिंपली रिटन एज इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस 6 और डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ऑफ डब्ल्यू होता है। तो दिस विल बी इक्वल टू 2 जूल। ये इंटरनल एनर्जी का चेंज आ गया कहां से कहां तक सर, फ्रॉम द प्रोसेस ए टू डी टू सी। अब एक बात याद रखिए, बिकॉज ये सारे प्रोसेस में आप कहां से कहां जा रहे हो, आप यू आर गोइंग फ्रॉम ए टू सी वाया डिफरेंट पाथ। आप कहां से कहां जा रहे हो, तो ए से सी पे जा रहे हो अलोंग डिफरेंट पाथ्स। ए से सी पे जा रहे हो अलोंग 3 डिफरेंट पाथ। मुझे एक बात बताओ, ए से सी पे हम जाएं, चाहे वाया बी जाएं या वाया डी जाएं या डायरेक्ट ए से सी पे जाएं, तीनों केस में इंटरनल एनर्जी का चेंज विल इट बी सेम और डिफरेंट? व्हाट कैन यू कमेंट ऑन इंटरनल एनर्जी? सर दैट विल बी सेम ऑफ कोर्स, बिकॉज इट इज अ स्टेट फंक्शन। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी फ्रॉम ए टू सी विल आल्सो बी 2 जूल और इंटरनल एनर्जी फ्रॉम ए टू बी टू सी विल आल्सो बी इक्वल टू 2 जूल। तो अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था हीट। हीट कहां से कहां तक, तो हीट फ्रॉम ए टू सी, ए से सी का हीट निकालना है। तो हीट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ऑफ डब्ल्यू, तो दैट मींस इक्वल टू 2, और ए से सी का ये कितना है 6, तो दैट विल बी इक्वल टू 8 जूल। दिस इज द वैल्यू ऑफ द वर्क डन। और अगर ए बी सी निकालना है तो अगेन तो internal energy is 2 plus of 8 that is equal to 10 joule. This is how you will solve. Very good, जिन लोगों ने आंसर दिया that's good। ठीक है, अब आप लोगों को क्लैरिटी है कि क्या करना होता है, कैसे इस फॉर्मेट को डील करना है। अगर किसी भी प्रोसेस का आपको बेसिकली हीट गिवन है तो आप बाकी प्रोसेस में हीट निकाल सकते हो। याद रखो, इफ यू आर गोइंग टू द सेम पॉइंट वाया एनी पाथ, तो आप किसी भी पाथ से अगर सेम पॉइंट पे जा रहे हैं तो हमेशा इस बात को याद रखिए कि पाथ आप कोई सा भी लीजिए, इफ यू आर रीचिंग टू द सेम पॉइंट तो इंटरनल एनर्जी का चेंज विल बी सेम, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज द स्टेट फंक्शन। हो गया बच्चे, जल्दी से नोट करो, आगे आप कुछ फॉर्मूलाज पढ़ें, जल्दी जल्दी खेल तमाशा पूरा करें। ओके, मैं इरेज कर रहा हूं बच्चों। अब चलिए कुछ और फॉर्मूलाज की तरफ जल्दी जल्दी बात करते हैं सर। मेयर्स फॉर्मूला सुना होगा आप लोगों ने शायद, मेयर्स फॉर्मूला। मेयर्स फॉर्मूला सर, Cp माइनस ऑफ Cv इज इक्वल टू R, इसको हम मेयर्स फॉर्मूला कहते हैं। वेयर Cp एंड Cv आर व्हाट, तो Cp और Cv जो है ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हम क्या कह सकते हैं सर, वेयर Cp एंड Cv आर मोलर specific heat capacity at constant pressure and constant volume। इससे एक बात और समझ में आती है कि Cp is greater than Cv। ये जो R है आपका, ये याद रखिएगा, ये गैस कांस्टेंट है। अच्छा, इसी में एक और चीज आती है जिसको हम कहते हैं ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर हो, ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या मतलब होता है, तो इसको हम लिखते हैं सर m इंटू एस। सी मतलब ग्राम स्पेसिफिक हीट, m इंटू एस लिखा जाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि m इंटू ग्राम स्पेसिफिक हीट माइनस ऑफ m इंटू ग्राम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय r। तो sp माइनस ऑफ sv इज इक्वल टू r बाय m, वेयर m इज द मोलर मास। ठीक है, r बाय m where m is the molar mass. This is the second way of writing the same Mayer's formula. इसी में कुछ और बातें कर लें अगर जल्दी जल्दी से, तो याद रखिएगा sp माइनस ऑफ sv बाय r बाय m। आपको मैंने r बाय m का मतलब बता दिया कि m इज द मोलर मास। ठीक है, और cp माइनस cv इज इक्वल टू r। दीज आर द टू फॉर्मूलाज जो आपको पता है। ठीक है, कोई दिक्कत, ये m याद रखिएगा मोलर मास है। एंड रिमेंबर द टर्म्स कि ग्राम स्पेसिफिक हीट का फॉर्म अगर गिवन हो तो दैट विल बी इक्वल टू r बाय m। ठीक है, कोई कष्ट इस बात में? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ये तो सीधा सीधा सा आपका फॉर्मूला है। इसके बाद और कुछ बातों पे आते हैं सर। तो अब कुछ और पॉइंट्स याद रखिएगा कि इसमें एक और चीज आती है जिसमें हम कहते हैं गामा। आप लोगों को शायद गामा वामा याद हो, तो इसमें कुछ और फॉर्मूला पहले मैं लिखूंगा। तो आपको याद करो कि सर आपने डेल्टा क्यू एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम में कांस्टेंट वॉल्यूम पे किसी गैस को देखो, गैस कैन बी हीटेड इन टू वेज, एट आइदर एट द कांस्टेंट प्रेशर और इट कैन बी हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब आप उसको हीट करिए उसका प्रेशर कांस्टेंट रह जाए, या उसको हीट करिए उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रह जाए। तो देयर आर टू वेज इन विच यू कैन हीट अप द गैस। अगर मान लो
कि मैं गैस को इस तरह से हीट कर रहा हूं सच दैट इट्स वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो देयर विल बी नो वर्क डन, वर्क तो नहीं होगा ना। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन विल बी इक्वल टू जीरो, नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन इन द केस ऑफ द कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में व्हाटएवर द अमाउंट ऑफ हीट विल बी गिवन टू अ गैस, the whole of the heat will be utilized by the gas to change its internal energy। वो सारा का सारा हीट क्या करेगा, उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा। इसलिए हम डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम को डेल्टा यू के बराबर लिख सकते हैं, एंड दैट फर्दर कैन बी रिटन एज इक्वल टू एनसीवी टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। सर ये कैसे लिखा, बिकॉज हीट गिवन टू अ सिस्टम एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम कैन बी रिटन एज इक्वल टू व्हाट, तो दैट कैन बी रिटन एज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी। इसका मतलब है डेल्टा क्यू को हम एनसीवी डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, वेयर सीवी इज इक्वल टू व्हाट, सीवी को हम लिखते हैं एफ बाई टू मल्टीप्लाइड बाई आर। सीवी का मतलब एफ बाई टू मल्टीप्लाइड बाई आर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे गैस को हीट कर रहे हो, इफ यू आर हीटिंग इट अप एट द कांस्टेंट प्रेशर, तो आप इसको लिखेंगे हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर एनसीपी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी, ठीक है, एनसीपी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। तो सीपी इज इक्वल टू सीवी, सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस ऑफ आर है। तो सीपी इज इक्वल टू, मैंने बोला कि सीवी यहां से अगर मेयर्स फॉर्मूले से केस से देखो तो सीवी प्लस ऑफ आर हो जाएगा। तो सीपी को आप डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में ऐसे भी लिख सकते हो, f by 2 plus of 1 multiplied by r, this can be written as equal to cp in terms of degree of freedom, ठीक है, क्योंकि आप cp प्लस cv की जगह लिख देंगे f by 2r और ये r, तो r से r कॉमन ले लीजिए तो ये इतना आ जाएगा। अच्छा, इसी में कुछ और बात, इसमें एक और चीज होती है, इसमें एक और चीज होती है जिसका नाम होता है गामा। गामा की वैल्यू क्या होती है, गामा इज इक्वल टू cp by cv होता है, अगर आपको याद हो तो। गामा इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि डेल्टा क्यू बाय डेल्टा Q at constant pressure to the constant volume, ऐसे भी लिखा जा सकता है। सर प्लीज नोट डाउन द फॉर्मूलाज। अभी कुछ और फॉर्मूलाज मुझे लिखना है, प्लीज नोट इट डाउन। डन, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सर इसी केस में अगर हम तीन डिफरेंट गैसेस की बात करें, मोनो, डाई एंड द अनदर वन इज ट्राई, ठीक है, तो इस केस में अगर हम बात करें तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड ऑल, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सीवी, ये सीपी, ये गामा, दैट इज इक्वल टू सीपी बाई सीवी। देखिए सर, अगर यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखिएगा तो 3 आएगा, यहाँ पर एक्सक्यूज मी, यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर 7 आएगा। दिस विल बी इक्वल टू 3 by 2 टाइम्स ऑफ आर, दिस इज इक्वल टू 5 by 2 टाइम्स ऑफ आर, दिस इज इक्वल टू 7 by 2 टाइम्स ऑफ आर। तो यहाँ पर आप इसमें आप 1 और ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5 by 2 टाइम्स ऑफ आर, ये हो जाएगा 7 by 2 टाइम्स ऑफ आर, और ये हो जाएगा 9 by 2 टाइम्स ऑफ आर। यहाँ पर अगर गामा की वैल्यू लिखिएगा तो गामा की वैल्यू 5 by 3 इज इक्वल टू 1.6 होगा। यहाँ पर अगर आप गामा की वैल्यू लिखिएगा तो 7 by 5 इज इक्वल टू 1.4 लिखा जाता है, और यहाँ पर अगर आप लिखेंगे तो 9 by 7 होगा, जिसको हम 1.29 लिखते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1.3 माना जाएगा, बट 1.29 इज द एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, ये तो हो गया आपका CpCv फॉर मोनो, डाई एंड ट्राई। इसके अलावा कुछ और फॉर्मूलाज जिस पे सवाल आपको बन सकते हैं वो सब भी लिख लीजिए। तो आपको मालूम है कि सर Cp by Cv इज इक्वल टू गामा, Cp by Cv इज इक्वल टू गामा। तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हो कि Cp इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ Cv, ठीक है। तो आपको मालूम है सर Cp माइनस ऑफ Cv इज इक्वल टू R होता है, तो देयरफॉर मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूँ, गामा टाइम्स ऑफ Cv माइनस ऑफ Cv इज इक्वल टू R। तो Cv को मैं यहाँ से ये भी लिख सकता हूँ कि R अपॉन गामा माइनस 1। Cv लिखने का दूसरा तरीका इन टर्म्स ऑफ गामा इज R गामा माइनस 1, और Cp लिखने का दूसरा तरीका इन टर्म्स ऑफ गामा इज गामा R अपॉन गामा माइनस 1। तो ये Cp और Cv की वैल्यूज है। क्लियर? इसी में फर्दर और बातों को कर लेते हैं। तो डेल्टा क्यू एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, आपसे बोला गया कि एनसीवी डेल्टा टी, एनसीवी डेल्टा टी बोला था ना अभी आपसे, एनसीवी डेल्टा टी पीछे लिखा है आपने,
तो इसी चीज को फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, एन आर मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी डिवाइड बाई गामा माइनस वन, दिस इज ऑल्सो द वे ऑफ राइटिंग दिस डेल्टा क्यू एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं पी टू वी टू माइनस ऑफ पी वन वी वन डिवाइड बाई गामा माइनस ऑफ वन। ठीक है, दिस इज ऑल्सो द वे ऑफ राइटिंग द डेल्टा क्यू वी। देखो सर सीधा सीधा ये सब फॉर्मूलाज हैं, ये सब आपको रिलेशंस दिमाग में रहने चाहिए टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। आपको ये चीजें दिमाग में रहनी चाहिए, अगर ये चीजें दिमाग में रहेंगी तो आपको क्वेश्चन ज्यादा आसानी से सॉल्व कर पाओगे, नहीं रहेंगी तो फिर जाहिर है कि दिक्कत होगी। इसी को है ना, ये डिफरेंट फॉर्मूलाज लिख दिया मैंने फॉर द हीट गिवन एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, उसके डिफरेंट फॉर्म्स में आपको लिख दिया। इसी तरह से अगर मैं डेल्टा क्यू पी की बात करूं एट कांस्टेंट प्रेशर, तो मैंने बोला कि एन एन सी पी टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। इसी चीज को आप गामा के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हो, एन गामा आर अपॉन गामा माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो सर, इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो कि ये वाला टर्म अगर आप देखें तो डेल्टा टी एन आर डेल्टा टी को आप यहाँ से एन आर डेल्टा टी को पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन कर सकते हो, एन से अगर मल्टीप्लाई कर लो तो इसको, मतलब इस वैल्यू को आप ऐसे लिख दो तो क्या दिक्कत है, गामा into this can be written as equal to nr delta t divided by gamma minus 1 ऐसे लिख दें। अगर हम ऐसे लिख देंगे तो nr delta t को हम क्या लिख सकते हैं फर्दर, तो gamma upon gamma minus 1 this can be written as equal to p2 v2 minus of p1 v1। these are the formulas in which you can write, these are the ways in which you can write the heat given to a system at constant pressure, and these are the ways in which you can write the heat given to a system at constant volume। ऊपर वाला constant volume, नीचे वाला constant pressure। hurry up। डन सर, तो डन सर, तो क्वेश्चन सर, सर क्वेश्चन पे आए। देखिए सर क्वेश्चन, सर क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि प्रॉब्लम, ये जो क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं सीपी और सीवी पे बेस्ड है। आपको क्वेश्चन में बोला गया कि हीट इज सप्लाइड, हीट सप्लाई किया आपने टू अ गैस हैविंग cp by cv is equal to gamma such that its state changes from p to v to 3p v। कैलकुलेट, पहला वो कैलकुलेट करना है हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दूसरा पार्ट आपको सॉल्व करना है कि हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये दो पार्ट आपको सॉल्व करना है, करिए। कौन सा फॉर्मूला आपका यहाँ पर सुटेबली आप यहाँ पर अप्लाई करोगे, देखो।
सर आया आप लोगों का आंसर? सर पहला तो आपको हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकालना है और आपको गामा गिवन है। ठीक है, आपको गामा गिवन है और हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकालना है। तो अगर आपको गामा गिवन है और हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकालना है और दूसरी चीज आपको गिवन है फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम, फाइनल इनिशियल प्रेशर एंड इनिशियल वॉल्यूम, ये चीजें आपको गिवन है। और आपको ये गिवन है गामा, और गामा गिवन है। तो इसमें आपको निकालना क्या है? तो आपको निकालना है सर हीट। तो इस केस में आप करेंगे क्या? तो इस केस में तो फॉर्मूला जो आपको यहाँ पर सुटेबली आप अप्लाई कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू P2V2 माइनस ऑफ P1V1 divided by gamma minus of 1। यही तो फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज यू नो द फाइनल प्रेशर एंड द फाइनल वॉल्यूम, initial pressure and the initial volume, and you know the value of gamma. So delta q at a constant volume will be written as equal to 3 pv minus of twice of pv divided by gamma minus 1। इसका मतलब कितना हो गया? This will be equal to pv divided by gamma minus 1। This is your first answer। ठीक है, इसी तरह से दूसरा क्या निकालना है आपको? दूसरा निकालना है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो दैट इज इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी। एनसीपी डेल्टा टी के लिए भी यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज करेंगे आप वो एन गामा आर डेल्टा टी, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और ये आप इसको P2 P1 V1 के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर भी जो फॉर्मूला यूज होगा दैट वुड बी इक्वल टू गामा अपॉन गामा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय P2 V2 माइनस ऑफ P1 V1। यही तो आप यूज करेंगे सर यहाँ पर, बिकॉज फाइनल प्रेशर आपको पता है, फाइनल वॉल्यूम आपको पता है। तो आंसर विल अगेन बी इक्वल टू गामा अपॉन गामा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय ये पीवी हो जाएगा। ये आपका दूसरा आंसर हो गया, खत्म। क्लियर? सर नोट कर लिया? जल्दी नोट करो सर, आगे बढ़ो, खत्म करो इसको। ओके सर, नेक्स्ट। अगर इसी में आपसे मिक्सचर ऑफ गैस दे दिया जाए, मिक्सचर ऑफ गैस, मिक्सचर ऑफ गैस, अगर आपको एक से ज्यादा गैस का मिक्सचर गिवन है तो उस केस में क्या करेंगे सर आप? उस केस में याद रखिएगा सीवी ऑफ मिक्सचर। सीवी ऑफ मिक्सचर आप कैसे लिखेंगे? तो आप लिखेंगे N1 CV1 प्लस ऑफ N2 CV2। ये दो या दो से ज्यादा गैस के लिए आप ऐसे लिखेंगे N1 प्लस ऑफ N2। दिस इज सीवी ऑफ मिक्सचर। दूसरा पॉइंट कि अगर हम इसमें सीपी ऑफ मिक्सचर लिखें, मिक्सचर ऑफ द गैस का सीपी क्या होगा? तो सीवी ऑफ मिक्सचर जो आया उसको उसमें आप आर ऐड कर दीजिए तो सीपी ऑफ मिक्सचर हो जाएगा। तीसरा पॉइंट गामा ऑफ मिक्सचर। अगर आप गामा ऑफ मिक्सचर लिखेंगे तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सीपी ऑफ मिक्सचर जो आपका आया है डिवाइडेड बाय सीवी ऑफ मिक्सचर जो है, उन दोनों का आपस में रेशियो निकाल दीजिए तो दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ गामा ऑफ द मिक्सचर। क्लियर हो गई बात? जैसे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल। आपसे बोला गया 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज मिक्स्ड विद 2 मोल ऑफ हीलियम। 2 मोल ऑफ हीलियम के साथ आपने मिक्स कर दिया, हीलियम सॉरी, 2 मोल ऑफ हीलियम के साथ आपने मिक्स कर दिया। आपको बताना फाइंड या कैलकुलेट गामा ऑफ मिक्सचर। ठीक है, गामा ऑफ मिक्सचर कैलकुलेट करिए, करिए, फॉर्मूला आपके सामने है। यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गामा ऑफ मिक्सचर। हरी अप, गामा ऑफ मिक्सचर मुझे कैलकुलेट करके बताइए, एकदम रफ्तार तेज। 1 मोल 2 मोल, आपको N1 और N2 की वैल्यू गिवन है, बाकी फॉर्मूला आपके सामने है। N1 N2 की वैल्यू आपको गिवन है, बाकी फॉर्मूला आपके सामने है। हरी अप।
अरे इतनी देर से म्यूट था। अच्छा आप लोगों ने कुछ बोला भी नहीं, मैं इतनी देर से मैं बके जा रहा हूँ और ये म्यूट पे था। अच्छा बोला भी था तो मैंने आपके मैसेज पे ध्यान नहीं दिया। मैं फिर से बता देता हूँ जो मैंने इतनी देर बका है। मैंने ये बोला कि सर यहाँ से आपको गामा की वैल्यू गिवन है, तो फ्रॉम द गिवन वैल्यू ऑफ गामा व्हाट वी विल फाइंड आउट इज the values of a specific heat at constant volume using the formula of R upon gamma minus 1। R upon gamma minus 1 यूज करके आप CV और C मतलब दोनों की CV कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों गैस की। ठीक है 1.5 पे तो वैसे भी आपको ये समझ में आ जाएगा कि CV कितना है, बट मोनोएटॉमिक डायटोमिक क्या है ये नहीं है। ठीक है बट ये मोनोएटॉमिक डायटोमिक हमें पता नहीं करना, यहाँ पर तो हमें CV की वैल्यू पता करनी है। तो अगर आपको इंस्टेड ऑफ CV गामा गिवन हो तो पहले आपको CV कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कैसे कैलकुलेट किया हमने, R अपॉन गामा माइनस 1 से हमने CV कैलकुलेट किया। तो दोनों के लिए आपने CV कैलकुलेट कर लिया। अब अगर आपको CV ऑफ द मिक्सचर पूछा गया, सवाल है आपका CV ऑफ द मिक्सचर, तो CV ऑफ द मिक्सचर में करना क्या है सर आपको, CV ऑफ द मिक्सचर में मालूम है N1 CV1 प्लस ऑफ N2 CV2 डिवाइड बाय N1 प्लस ऑफ N2। वो कर लेंगे आप या नहीं कर लेंगे बच्चों? बच्चों वो फॉर्मूला लगा लेंगे ना आप लोग? आप बच्चों CV ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला तो आप लगा लेंगे ना आप लोग? यस सर। ठीक है थैंक यू। अब सुनिए, अब जो मैं सिखा रहा हूँ वो शायद आपने 11वीं में नहीं सुना है, 11th-12th में केमिस्ट्री और फिजिक्स में शायद। अगर आपने कहीं मतलब प्रॉपर ड्रॉपर की तैयारी नहीं की है या प्रॉपर नीट की तैयारी नहीं की है तो शायद आपने ना भी सुना पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, मुझे मालूम है कि एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में अभी मेरी चर्चा मैंने आपसे नहीं की है, बट पहले इससे पहले बिफोर वी डिस्कस एडियाबेटिक प्रोसेस यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। देखो कोई सा भी प्रोसेस अगर इस फॉर्मेट पे लिखा हुआ है पीवी टू द पावर ए और एक्स और कुछ भी लिखा हुआ है ये ए, ठीक है पीवी टू द पावर ए वेयर ए कैन बी एनीथिंग, ए कैन बी एनी पॉजिटिव और नेगेटिव कांस्टेंट। ठीक है पीवी टू द पावर ए इज इक्वल टू कांस्टेंट और यहाँ पर ए क्या है, वेयर ए कैन आइदर बी पॉजिटिव, ए कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ए पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर कोई भी ऐसा प्रोसेस है तो उस केस में अच्छा ये मे बी फ्रैक्शनल भी हो सकता है और फ्रैक्शनल, इट मे बी फ्रैक्शनल ऑल्सो राइट, इट कैन बी इंटीजर और फ्रैक्शनल और पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा कोई भी प्रोसेस है जिसमें पीवी टू द पावर ए के फॉर्मेट का वेयर ए इज नॉट गामा, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू गामा, ए गामा के बराबर नहीं है, गामा मतलब सीपी बाई सीवी के बराबर नहीं। जैसे आपको मालूम है सीपी बाई सीवी की वैल्यू 1.4 होती है, 1.3 थोड़ी होती है। गामा मतलब 1.3 भी अगर 1.29 को मान भी लोगे तो अगर मान लो 1.6 हो गई या गामा की मतलब ए की वैल्यू 2 है तो गामा की वैल्यू मोनोएटॉमिक या डायटोमिक या ट्राइएटोमिक किसी के लिए भी 2 नहीं होती है। तो अगर आपने ए की वैल्यू 2 ले लिया तो वो ए इज इक्वल टू 2 इज नॉट इक्वल टू गामा। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें वी का ये जो पावर लिखा मैंने वो गामा के बराबर नहीं हो और पीवी टू द पावर ए लिखा हुआ हो, इस फॉर्मेट पे लिखा हुआ हो बट ए गामा के बराबर नहीं हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहते हैं। कौन सा प्रोसेस कहते हैं? पॉलीट्रॉपिक। ए कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन या ए इज नॉट इक्वल टू गामा, तो ये सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। यही पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एडियाबेटिक बन जाता है अगर ए की वैल्यू एग्जैक्टली गामा के बराबर हो। किसी भी गिवन गैस के लिए अगर ए की वैल्यू गामा के बराबर है तो यही प्रोसेस कैसा बन जाएगा, यही प्रोसेस एडियाबेटिक बन जाएगा अगर ए इज एग्जैक्टली इक्वल टू गामा। अगर इफ इट इज ए इज नॉट इक्वल टू गामा तो यही प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक कहलाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड द लॉजिक? ठीक है तो इस केस में वर्क डन क्या हो गया सर, वर्क डन की वैल्यू अगर हम लिखें तो वर्क डन इस केस में इस तरह के प्रोसेस में लिखा जाता है P2 V2 माइनस ऑफ P1 V1 डिवाइडेड बाय A 1 माइनस ऑफ A। ठीक है 1 माइनस ऑफ A, वहां पर एडियाबेटिक प्रोसेस होता है तो ये 1 माइनस ऑफ गामा हो जाता है। और इसकी वर्क डन को आप क्या लिख सकते हो, वर्क डन कैन इवन बी रिटन एज इक्वल टू NR मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ A। दीस आर द वैल्यूज ऑफ द वर्क डन इन द केस ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक का मतलब समझ में आ रहा है? पॉलीट्रॉपिक का मतलब v टू द पावर a कुछ भी हो सकता है सर, इट कैन बी एनीथिंग बट इट विल नॉट बी इक्वल टू गामा। क्लियर? स्लोप, इस ग्राफ का अगर हम ठीक है इस ग्राफ का अगर हम स्लोप देखें तो स्लोप की वैल्यू क्या होगी, तो कभी भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो तो स्लोप विल बी इक्वल टू डीपी बाई डीवी, डीपी बाई डीवी इज इक्वल टू कितना होता है माइनस ऑफ ए, ये जो पावर है ऊपर
P by V, ये होता है स्लोप। अगर आपको याद हो तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ये स्लोप गामा टाइम्स ऑफ P by V आता था, ठीक है। अगर प्रोसेस आपका PV टू द पावर प्लस ऑफ A इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो उस केस में आप देखिएगा तो स्लोप जो होगा आपका वो स्लोप होगा माइनस ऑफ A P by V। अगर मान लीजिए ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर PV टू द पावर माइनस A इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, मतलब V का जो पावर है वो माइनस है, तो इस केस में जो स्लोप होगा दैट स्लोप विल बी इक्वल टू कितना, तो स्लोप इज इक्वल टू प्लस ऑफ A इंटू P by V, ये ऐसे लिखा जाएगा। आई होप मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी, स्लोप का मतलब समझ में आ गया होगा। कोई कष्ट वाली बात, हाँ ना बोलो भाई। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का मतलब समझ में आ गया होगा सर, कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसको नोट कर लो और आज इतना ही रहने दो प्लीज। इसको नोट कर लो फट से, इसमें थोड़ा सा और रह गया, आधे घंटे का और डिस्कशन रह गया, तो वो आज नहीं कर पाऊंगा मैं। तो आधे घंटे का जो डिस्कशन रह गया वो नेक्स्ट डे में इसको कंप्लीट करके इलेक्ट्रोडायनेमिक्स शुरू करेंगे हम। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट मैग्नेटिज्म, ये जो भी है, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पे डिस्कशन करेंगे बट नेक्स्ट क्लास में वो। ठीक है, तो आज इतना ही सर, रेस्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।